हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के गणित विषय के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी का। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कक्षा की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो सूत्र होता है कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी जो ये ऐसे कमरा होता है, आयताकार है कमरा, उसका परिमाप नीचे का निकाल लीजिए और ऊंचाई से जो हाइट है ये गुणा कर देंगे, तभी तो उसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस फार्मूले में बस रख देंगे, दो ब्रैकेट में 10 धन 6 गुणे 5, 10 6 16, 16 5 80, 80 दूना 160 वर्ग मीटर हो जाएगा। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा। दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी जो पहली संख्या दूसरी संख्या कोई भी मान लेंगे, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4x हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है दूसरी संख्या बराबर 4x। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 15, तो x धन 4x बराबर 15। क्योंकि पहली संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी है ना, तो 4x हो जाएगा, तो बराबर 15 हो जाएगा। और x और 4x मिलके 5x बराबर 15। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 जो होगा पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 5 तिहाई 15, यानी x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर 3 आ गया तो पहली संख्या माने थे x, तो पहली संख्या बराबर 3 हो जाएगा, और दूसरी संख्या माने थे 4x, तो 4 गुणे 3 तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 और 12, 3 और 12 हो जाएंगी संख्याएं, दोनों संख्याएं। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोनों घनों का आयतन निकाल के और जोड़ देंगे, बड़े घन का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पे यानी यहाँ लिखा हुआ है पहला घन धन दूसरा घन बराबर बड़ा घन। अब घन का जो आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब। तो भुजा यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पहले 6 सेंटीमीटर पहले का, दूसरे घन का 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 का क्यूब और 4 का क्यूब बराबर बड़े घन का आयतन हो जाएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब होता है 6 चार 36, 6 216 और 4 चौको 16, चौको 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़े घन का आयतन निकल जाएगा, तो 280 आ गया। 64 और 216 को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा बड़े घन का आयतन। यहाँ पे सिर्फ दोनों घनों का आयतन निकाल के जोड़ दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4। हल कीजिए। इसमें ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो इसमें हल करेंगे तो सिंपली इसका गुणा कर देंगे, दो ब्रैकेट में अलग अलग व्यंजक है, इसमें गुणा कर देंगे। पहले x से गुणा करेंगे दोनों पदों में। जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अलग अलग, पहले x से गुणा किया है, फिर माइनस के साथ चिन्ह के साथ, फिर a के साथ गुणा किया है। जब x के साथ गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x अपान a हो जाएगा। ऊपर गुणा होगा x अपान a माइनस a से x में ax, और a से यहाँ पे 1/a में तो होगा माइनस a अपान a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। तो 89 का जो अंक है ये इकाई पे, ये दहाई पे, इसको बदल देंगे तो 9 चला जाएगा दहाई पे और 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पे, तो हो जाएगा 98। तो 89 से 98 बड़ा है, तो 98 में से घटा देंगे 89 को। यही पूछा हुआ है कि कितना, जो अंकों का स्थान बदलेंगे तो जो संख्या बनेगी उससे कितना अधिक है पहले वाले से। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 98 माइनस 89 करेंगे तो 9 अधिक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो 2πr उसका परिमाप निकाल दीजिए। तो वृत्त का परिमाप को परिधि कहते हैं, 2πr होता है और उसमें गुणा कर दीजिए 100 से, जितनी बार घूम रहा है उतनी से गुणा कर दीजिए। तो यही कर देना है। आर का मान दिया ही हुआ है 21। तो यहाँ पे हल देखते हैं कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर, चक्रों की संख्या यानी n माना है इसको, n बराबर 100 है, तो दूरी हो जाएगा उसके
जो साइकिल के पहिए द्वारा चली गई दूरी, तो वही है। देखिए यहाँ पे 2πr किया है और n से गुणा किया है, यहाँ n का मान है 100, तो 2πr 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r का मान है 21 गुणे 100, तो ये 21 कट जाएगा 7 से, 7 त्रिका 21, और यहाँ पे 22 दूनी 44 हो जाएगा, और ये 100 से 3 में गुणा हो जाएगा तो 300, तो 44 गुणे 300। अब इसमें जब 44 में 300 से गुणा करेंगे तो 44 में 3 से गुणा कर दिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, 3 चौको 12 के 2 हासिल, 3 चौको 12 13, 132 के आगे 2 जीरो, यानी 13,200 सेंटीमीटर उसके तो पहिए के द्वारा चली गई दूरी होगी। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन निकलेगा, यहाँ सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मात्रक है, तो मीटर क्यूब में आएगा आयतन। जब मीटर क्यूब में आएगा तो चूंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में। अब जितना भी मीटर क्यूब आ रहा है आयतन, उसमें उसका गुणा कर लेंगे। तो निकालते हैं। इसका आयताकार हौज की लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर। तो पानी का आयतन या फिर उस हौज का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 2 गुणे 1.5, 5 दूना 10 होता है, 10 से 15 में 1.5 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी 15 मीटर क्यूब आ गया। चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ दिया लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। इससे निकल जाएगा कि जब 1000 इधर पक्षांतर हो जाएगा तब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे 15 मीटर क्यूब इसका आयतन आया है, तो इसमें कितना पानी आएगा तो 1000 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है 15000 लीटर। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12 है, तो परिमाप का सूत्र होता है 3a होता है, यानी 3 गुणे भुजा बराबर 12 दिया हुआ है, तो a का मान निकाल लीजिए। भाग दे देंगे, इधर गुणा में है तो दूसरी साइड जाएगा, तो 12/3, 3 चौको 12, यानी 4 सेंटीमीटर आ गया समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो चूंकि यहाँ पे देखिए वही काम यहाँ किया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो इसे एक भुजा 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कौड़ी में 3/4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ 4 है, तो 2 बार ऊपर घात है तो 2 से गुणा हो जाएगा, ऊपर यानी 2 बार गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 4, या फिर 2 घात तो 1 घात कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कौड़ी में 3, यानी ये पहले लिखा जाता है, नहीं तो बाद में लिखा जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसी में है, ये कौड़ी में ही है, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए पहले लिखा जाता है इसको 4 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसके ठीक बाद का यानी अनुवर्ती पूछ रहा है या परवर्ती पूछ रहा है इसमें, तो इसमें एक जोड़ देंगे, इसके बाद का धन पूर्णांक एक जोड़ने पे ही तो निकलेगा। जब एक इसमें जोड़ा हुआ है देखिए, तो ये -6 है और ये +1 है, तो ऋण वाला ज़्यादा है, तो ऋण वाले में से ये अपोजिट चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 6 में से 1 जा 5, तो -4x - 5 हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। -2/3 धन -4/5 -6/7 को सरल कीजिए, यानी इन सबको जोड़ना है, यह जोड़ना चिन्ह के साथ जोड़ना है। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ माइनस है, तो सब माइनस ही हो जाएगा। जब सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो सब जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बदल गया चिन्ह, -2/3 माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, -4/5 और -6/7। अब इसको जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं लॉसो नीचे वाले का, तो लॉसो हो जाएगा, इसका गुणा ही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो अभाज्य संख्या है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है दोनों में, तो ये इनका गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7। आप गुणा करके लिख सकते हैं पूरा, और ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसमें जब 3 से भाग देंगे तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 से 35 हो जाएगा, या डायरेक्ट आप 35 से गुणा कर दिए, यहाँ पे अलग अलग गुणा करके लिखा है 5 गुणे 7 गुणे -2, ऊपर वाले से तो गुणा होता ही है, और यहाँ पे दूसरे वाले में 5 से जब भाग देंगे इन सब में तो 5 कैंसिल होगा, यानी 3 गुणे 7 -4 के साथ गुणा हो जाएगा इसमें। इसके बाद है तीसरा भिन्न जो है इसका हर है 7, जब इस एलसीएम में भाग देंगे तो 7 कैंसिल होगा और 3 गुणे 5
गुणा हो जाएगा इस 6 के साथ, तो 6 माइनस 6 के साथ 3 गुणे 5। अब इनको गुणा करके लिख लेंगे। देखिए 2 पचे 10 और 10 सत्ते 70 यानी -70 आ जाएगा। ये है 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84 -84, 36 18 18 पचे 90 तो -90। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 244 बट्टे नीचे इनको गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 15 सत्ते 105 यानी -244 बट्टे 105, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के यानी 15 सेंटीमीटर भुजा लेके क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़े वर्ग है। उसके बाद छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देंगे तो जो काटे जाने वाले वर्गों की संख्या आ जाएगा। तो हल दिया हुआ इसका 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणे 15 और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 5 गुणे 5, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर होता है, या भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से छोटे वाले से भाग दे देंगे तो 5 तिहाई 15, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, यानी 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12। एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो वैसा ही ये भी प्रश्न है जैसा पीछे था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे घन दिया है तो वहाँ पे घनाभ दिया था, तो घनाभ के जैसा था उसका आकृति, तो तीनों भुजाएं दिया था। यहाँ घन है तो 1 दिया है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है। हम लोगों को पता है जो पैमाना 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इसको बदल लेंगे जब आएगा। तो देखते हैं इसका एक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आयतन निकाल लेंगे सबसे पहले उस घनाकार बर्तन का। तो भुजा क्यूब होता है तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा फार्मूला, क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। और जो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जब क्यूब करेंगे तो 3 घात ऊपर जाएगा, तो 100 से 3 बार गुणा हो जाएगा, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर आ गया। अब हमको यहाँ पे आया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर में क्यूब में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1000 लीटर। कितना लीटर हो 1000 लीटर, और सबसे भाग दे दीजिए यानी 6 जीरो से, यानी 100 इन सबसे भाग दे दीजिए 100 गुणे 100 गुणे 100। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी कितना आएगा आ गया। तो यहाँ पे ऊपर 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी आएगा। और यहाँ पे आयतन कितना आया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो पानी का आयतन निकालना है तो गुणा कर दिए 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000, तो 1000 में गुणा कर दीजिए 1/1000। 1000 नहीं है यहाँ पे 6 जीरो है ना, तो हाँ एक ही है 1000 गुणे 1000, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 लीटर पानी आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आया हुआ भी है, सही आंसर आया है 1 लीटर, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा तो ऐसे आप सेंटीमीटर क्यूब में बदल के कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। x² - xy + y² में x + y से गुणा कीजिए। तो इसका गुणा करना है। यहाँ पे देखिए, या तो मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ अलग से जगह है कर देता हूँ गुणा। यहाँ पे दिया है x² - xy + y²। इसमें गुणा करना है x + y से। तो सबसे पहले x से गुणा कर दीजिए सब में यहाँ पे, तो x से गुणा करेंगे इस पहले पद में तो हो जाएगा ये x³। इसमें हो करेंगे तो माइनस के साथ x² y, क्योंकि एक घात पहले से जुड़ जाएगा, प्लस xy²। और फिर उसके बाद है प्लस है, तो प्लस के साथ फिर इस y का सब में गुणा होगा, तो पहले वाले में गुणा होगा तो हो जाएगा ये x² y, इसमें गुणा होगा तो माइनस xy², फिर y³। अब देखिए इसमें से कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा अपोजिट चिन्ह के साथ। यहाँ पे है x² y प्लस में, यहाँ पे है x² y, ये माइनस के साथ है ये प्लस के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये है xy² प्लस में, ये xy² माइनस में, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया x³ + y³। तो यही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आया हुआ भी है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे लिखा हुआ है प्रश्न में वैसे ही लिख दीजिए कि माना कि वह संख्या x है। अब लिखा है कि किसी संख्या के 1/4, तो वो संख्या 1 हो गया है, उसके 1/4 तो का है ना, के या फिर का, तो का गुणे 1/4 में से 1 घटाने पर तो -1 कर दीजिए, शेषफल 1 बचता है, यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये x से ऊपर गुणा हो जाएगा तो x/4 होगा, -1 = 1। अब ये 1 जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, x/4 = 2 हो जाएगा, 1 1 2। अब इधर x का मान निकालना है, तो जो 4 से इधर भाग हुआ है दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी x = 4 × 2 = 8, यानी वह जो संख्या है वो 8 है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, पूछा है कि किसी संख्या के, वो संख्या 8 आ गया 1/4 के, तो 8 बट्टे जब 2 चौथाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 में से 1 घटाने पे तो 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो ये देखिए पूर्ति भी कर रहा है। जब भी आप x का मान निकालेंगे ना तो वो सही ही होगा, क्योंकि कंडीशन के अनुसार अगर जो आप करेंगे तो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, धन पूर्णांक चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, यानी माइनस में 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये टूट जाएगा a² - b² के फॉर्मूले में। यहाँ पे 9x² दिया है -64 दिया है, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, और ये 16 चौको 4 चौको 16 चौको 64, 8 टाइम 64 सॉरी, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा -8, ये हो गया ना a² - b²। अब इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब इसी में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x + 8 और दूसरे में 3x - 8, यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं? तो उत्तर लिखेंगे इसका, ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें ये निम्न प्रकार के होते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम, ये पहला है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम, और तीसरा भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। इसका अर्थ है कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा अगर जो उसका दो कोण, यानी यहाँ पे कोण कोण 2 बार आया है ना, 2 कोण और एक भुजा दूसरे के बराबर हो, और या फिर तीनों भुजाएं 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो, नहीं तो तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वो सर्वांगसम होगा। ये कंडीशन है त्रिभुज के सर्वांग समता के, यही पूछा हुआ है, इसकी शर्तें पूछा है तो तीनों आप लिख देंगे। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ये एंगल साइड एंगल, दूसरे वाले को लिखते हैं भुजा दिया हुआ है ना तो साइड एंगल साइड, और तीसरे वाले को साइड साइड साइड। ये 3 शर्तें होती हैं सर्वांग समता की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, पूर्ण संख्या 6 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो 6 9, इसका अर्थ होता है कि इसको पहले एक साथ गुणा कर लीजिए, पहले 2 को, फिर तीसरे से गुणा कीजिए, तो जितना आ रहा है, फिर अगर जो आप दूसरे और तीसरे को एक साथ लेंगे, फिर पहले को उसमें अलग से गुणा करेंगे, तब भी उतना ही आएगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे, यही हो साहचर्य का नियम होता है। तो इसमें देखिए पहले वाले को 6 × 9 में एक साथ ले लिया है ब्रैकेट में, और गुणा 11, तो इन दोनों को पहले गुणा किया गया है, 6 9 54, और फिर 11 से गुणा किया गया है, 11 4 44 के 4 और हासिल 4, 11 5 55 4 59, तो 594 आया। और फिर इसमें 6 से गुणा इन दोनों को ब्रैकेट में एक साथ गुणा किया है, 9 × 11 यानी 99 × 6, तो 9 × 4 54 के 4 हासिल 5 और 9 × 4 54 और 54 5 59, तो ये हो जाएगा, ये भी बराबर आया, तो ये साहचर्य नियम की पूर्ति हो गई। यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये या फिर हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, यदि एक
समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर तथा वह 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का फार्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, तो बस इसमें फार्मूला आपसे पूछा था इस प्रश्न में। देखिए, तो कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं था, और जो आपको फार्मूला याद होगा तो इसको कर लेंगे। विकर्णों का 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, 1/2 हो जाएगा 26 गुणे 12, ये कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 13 बार में, और 13 गुणे 12 156 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है अगला प्रश्न के 21। एक घन की कोण 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालने के लिए घन का कोण यानी एक भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब। तो 14 का क्यूब हो जाएगा यानी 14 गुणे 14 गुणे 14 2744 घन सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 का घन 2744 होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 22। आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। उत्तर, आयत का परिभाषा लिखेंगे। आयत एक 4 भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत यानी इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये सही नहीं बन पाया। ये आयत है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इसमें जो प्रत्येक कोण होता है ये 90 अंश का होता है, इसी को समकोण कहते हैं। ये आयत का परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद है अगला प्रश्न के 23। वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। उत्तर, 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 समकोण हो, वर्ग कहलाता है। यानी वर्ग का यहाँ फिगर बनाएं तो इसकी चारों भुजाएं जो होंगी बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण का जब 90 अंश होगा तो ये वर्ग कहलाएगा। और जो आमने सामने की भुजा केवल बराबर होगी पर चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी और उनका जो कोण और 90 अंश का होगा, समकोण होगा, तो वो आयत कहलाता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, जहाँ ए है भुजा, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी 4 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो उत्तर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर जो ऊंचाई नहीं दिया हो तब आप कैसे निकालेंगे। यहाँ अगर जो ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, तब तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर लेंगे। अगर जो ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तीनों भुजाएं केवल दी रहेंगी, मान लीजिए तीनों भुजाएं ए बी सी हैं, तो उसके लिए एस निकालते हैं। एस के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देते हैं, तो एस का मान कुछ निकल जाता है। अब जो एस का मान निकलेगा उसको करड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस फार्मूले से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जहाँ एस है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और ए बी सी इनकी भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो ये फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25। अवर्गित आंकड़े क्या है। तो उत्तर दिया है इसका, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गित आंकड़े कहलाते हैं। अवर्गित आंकड़े जो होते हैं सीधे सीधे दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। अवर्गीकृत जो आंकड़ा होता है, जैसे बटा हुआ नहीं होता है 0 से 5 तक, 5 से 10, 10 से 15। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 0 से 5 नंबर पाते हैं, 25 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर का पेपर होता है। 0 से 5 नंबर पाने वाले स्टूडेंट 10 होते हैं, और 5 से 10 नंबर पाने वाले स्टूडेंट 12 हैं, और 10 से 15 पाने वाले स्टूडेंट 9 हैं। तो इसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं कौन कितना नंबर पाए हैं, तो 5 से 10 के बीच में। इन देख करके ही पता लगाया जा सकता है, वर्गीकृत आंकड़ों को थोड़ा अनुमान लग सकता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको तुरंत देखकर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा ऐसे ही होते हैं जो बटे हुए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन दोनों आंकड़ों को। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 26। वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। उत्तर, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, वही जो हमने बताया जो इधर वाला, तो इसी को ये वर्ग अंतराल है। इसके बीच में कुछ आंकड़े दी रहती हैं, तो यही है जो बटा हुआ रहता है वर्ग आंकड़ा, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27। बारंबारता क्या है। उत्तर, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई। पहला स्टूडेंट है, 25 नंबर का पेपर हो रहा है, तो 24 पाया है, और जो दूसरा है ये भी 24 ही पाया है। सी है,
ये पाया है 20 नंबर और डी है 15 नंबर और ई है 20 नंबर। तो यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 24 नंबर की जो बारंबारता कितनी है, तो 2 बार आया है ना, तो 2 आ जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा कि 20 नंबर की बारंबारता कितनी है, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार आया हुआ है। और 15 नंबर की बारंबारता 1 है, क्योंकि ये 1 बार आया हुआ है। तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है यही कि दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या, यानी वो कितना बार आया हुआ है, उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, रेखीय समीकरण क्या है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसे x + y = 7, x + 1 = 5। यहाँ पे जो चर क्या है, यहाँ पे 2 चर हैं x और y, इन दोनों का जो घात है 1 है, और यहाँ दूसरे वाले में भी x का घात 1 है। तो इसी को रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें चर का घात 1 हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। उत्तर, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7, 11, 2 भी होगा, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7। वैसे ये क्रम से तो थोड़ी दिया है, ऐसे ही बस 3 दे दिया, 3, 7 और 11। यानी वे संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं और खुद से विभाजित होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। बाकी किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 3 है, 1 और 3 से विभाजित होगा, 7 है, 1 और 7 से, 11 भी 1 और 11 से ही विभाजित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 30, भाज्य संख्याएं क्या है। उत्तर, ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है भाज्य संख्याओं में, ये नहीं होगा। इसमें 4 भाज्य जो संख्याएं होती हैं वो 4 से स्टार्ट होती हैं। 4, 6, 8, 4 देखिए 1 से, 2 से और 4 से विभाजित होगा। और जो 6 है 1 से, 2 से, 3 से, 3 दूना 6 और 6 से, और 8 भी ऐसे ही, तो 1, 2, 4, 8 से विभाजित होगा। लेकिन जो 2 है केवल 1 और 2 से विभाजित होगा। ये 2 ही संख्या से 1 और स्वयं से हो गया, तो यह अभाज्य संख्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 31, समापवर्त्य क्या है। उत्तर, वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं या व्यंजकों के प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्त्य कहलाता है। यानी लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है ना, ये एलसीएम है, उसी को एलसीएम कहते हैं। जैसे 6, 18 और 36 दिया है, तो यहाँ पे इसका जो समापवर्त्य क्या होगा पूछेगा, तो 36 हो जाएगा। देखिए, यानी दी हुई ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से सभी से विभाजित है, तो 6 के 36, ये 6 से विभाजित हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 से विभाजित होगा। 6 कम में 36, 36 से भी विभाजित होगा। तो यही जो इन दोनों संख्याओं का समापवर्त्य हो जाएगा 36। और 36 क्या है इन तीनों संख्याओं का, लौसौ तो है, यानी एलसीएम है। तो यही है, लौसौ ही पूछा है यहाँ, लौसौ का ये परिभाषा है। लौसौ का भी परिभाषा पूछेगा तो यही लिखेंगे, उसी को तो समापवर्त्य कहते हैं, लौसौ को ही समापवर्त्य कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं। उत्तर, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर x हो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है। यहाँ पे एक चर x हो, कोई ज़रूरी नहीं है x हो, वो x भी हो सकता है, y भी, ABCD, आप क जिसमें आप जो वहाँ पे संख्या सूचक जो शब्द ले रहे हैं वो दिखाने के लिए चर को M, N, O, P, Y ये सब हो जाएगा। उसमें समान रहना चाहिए, कहने का अर्थ है कि 2 नहीं आना चाहिए, x और y नहीं आ सकता, m और n नहीं आ सकता, कोई 2 चर नहीं आएंगे, कोई एक चर दिया हो तो वही सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। उदाहरण दिया है 3x² + 2x - 6 = 0, यहाँ पे केवल x आया हुआ है, तो ये सजातीय व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं। तो उसमें 2 चर जो 2 या 2 से अधिक चर आए हों और भिन्न भिन्न हों। इसका उत्तर दिया है, ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 3x + 2, यहाँ पे है 13y + 4। देखिए ये भी तो सजातीय हो गया, यहाँ पे तथा दे दिया है ना, तो ये तो सजातीय ही दे दिया है। और जो एक ही में रहता ऐसे 3x + 13y + 2, तब जाके ये विजातीय होगा।
क्योंकि इसमें x भी आ गया और y भी आ गया। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है यहाँ पे ये तो अलग व्यंजक हो गया, तथा करके दिया है, ये अलग हो गया है, तो इसमें तो एक ही चर आया है ना x, तो ये सजाती होगा, और ये भी इसमें भी एक ही आया है तो ये भी सजाती होगा। वैसे सजाती विजाती का इसमें पहचान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही है, कम से कम दो चर आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि वो समान चर आए हैं कि दो चर आए हैं। यहाँ पे एक ही चर आया है, तो ये रेखीय समीकरण वैसे होगा, हो सकता है। इसमें कम से कम 3x प्लस 2x² प्लस 2 रहता है, तब जाके ये सजाती होगा। और जो यहाँ पे 2x की जगह पे y हो जाता है, दो चर आ जाता है अलग अलग, तो विजाती होगा। अब एक चर दिया है तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये सजाती है कि विजाती है, लेकिन इसको सजाती के श्रेणी में ही लेंगे, विजाती में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है गलत दिया है, आप दूसरा कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 34। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुविकल्पी में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, वहाँ आप समझे होंगे, यहाँ पे भी समझिए। इसका उत्तर दिया है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है, ऐसा पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कोई भी पूर्णांक दिया हुआ है, यहाँ पे उदाहरण में दिया है 12, इसमें क्या जोड़े कि इसका योगफल 0 हो जाए, तो -12 जोड़ देंगे, तो 12, ये प्लस और माइनस का जो गुणा होगा माइनस होता है, तो 12 - 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यही जो -12 है +12 का योगात्मक प्रतिलोम है, और जो ये +12 है वो -12 का योगात्मक प्रतिलोम है। ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं, और जो यहाँ पे 0 है ये योगात्मक तत्समक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है, इसलिए 12 का योगात्मक प्रतिलोम -12 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। गुणात्मक तत्समक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतएव 17 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। 17 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। यहाँ गलत दिया हुआ है, 17 नहीं होगा, 1 होगा। 1 किसी भी पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक कहलाता है, और इसको उदाहरण द्वारा समझाया है 17 लेके, 17 × 1 = 17, यानी कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो किसी भी संख्या में, तो वो संख्या होगी 1। यानी 1 से किसी में भी गुणा करेंगे, 5 × 1 = 5, 6 × 1 = 6, तो ये वही मान रहता है। तो ये 1 जो होगा गुणात्मक तत्समक होगा। यहाँ पे गलती से 17 लिख दिया है, ये 1 होगा, इसको आप सुधार लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी ऐसी संख्याएं जो जिनका गुणनफल 1 हो, जैसे 3/5 है, और इसका जो उल्टा कर देंगे 5/3 हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों का जब गुणनफल गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3। अब ये 1 × 1/1 × 1, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और हर किसी का 1 लिख सकते हैं, तो ये बराबर 1। यानी 1 आ गया ना दोनों को गुणा करने पर, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे योगात्मक प्रतिलोम था ना, कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या में जोड़ने पर उसका जो योगफल है 0 आ जाए, तो एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता था। यहाँ पे गुणा करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 आ जाता है, तो ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जो 1 है इसी को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। x - 4 × x + 7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिए, देखिए x से गुणा किया है x + 7 में पूरे में, तो x × x + 7 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा के, वैसे यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस लगा के फिर यहाँ पे -4 से गुणा हुआ है x + 7 में, तो -4 से गुणा हो गया x + 7 में। वैसे यहाँ पे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे माइनस से भी हो जाता, क्योंकि यहाँ माइनस दिया था पहले ही। तो इसका जब गुणा करेंगे तो x² + 7x होगा। इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, तो -4 से प्लस x में गुणा होगा तो -4x, और फिर -4 से 7 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 7 = 28, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो -28 हो जाएगा। अब x² + 7x और -4x,
तो +7 और -4 मिल के हो जाएगा +3, क्योंकि प्लस वाला का मान ज़्यादा है तो घटा देंगे 4 में से 7, तो +3 अब -28, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। सर्वसमीका क्या है? उत्तर, ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है सर्वसमीका कहलाता है। जैसे कि एक सर्वसमीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x + 3 = 3x + 3 है ना। अब यहाँ पे x का मान इधर जो भी रखेंगे, मान लीजिए 1 रख रहे हैं तो आ जाएगा 3 + 3, इधर भी आ जाएगा 1 रहेंगे, 3 एकम में 3 अधन 3, यानी 6 = 6 आ जाएगा। ये बराबर आ गया। फिर और जो 2 रखेंगे तभी दोनों का मान बराबर होगा, 3 रखेंगे तभी मान, -2 रखेंगे तभी, यानी दोनों पद दोनों जो पक्ष हैं हमेशा बराबर आएंगे, तो इसी को सर्वसमीका कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। 2x + 1 = 2x + 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं, इसी को बताना था। ऐसा ही मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था, 3x + 3 इधर था 3x + 3, वैसे तो ये भी है। अब ये ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब इसका जो प्रूफ करने के लिए आप ये 1-2 मान लेके प्रूफ कर देंगे कि देखिए दोनों का मान बराबर है, इसलिए दोनों सर्वसमीका है। तो प्रूफ है ना, मांग रहा है तो दिख तो रहा है दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है। तो इसका हल करेंगे, x = 1 लेंगे, रखने पर 2 का मान 2 गुणे x की जगह पे 1 अधन 1, यहाँ पे भी 2 गुणे 1 अधन 2, तो ये जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुणे 2 4 आ गया। यहाँ पे भी 2 एकम में 2 अधन 2 4 आ गया, इन दोनों पद बराबर हो गया। पहला हो गया। फिर पुनः x = 2 रखने पर 2 रखेंगे तो 2 1 3, और 3 से जब गुणा होगा 2 में तो 6 हो जाएगा। और ऐसे भी यहाँ पे भी 2 गुणे 2 4 और 4 2 6 हो जाएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक दशा में दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः सर्वसमीका है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी 51 पे देखिए 2 घात दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके जो नियरेस्ट जो 10 का जो मान होता है, जैसे 51 दिया है तो उससे पास वाला जो 0 कब आएगा, 50 धन 1, इसको दो बराबर भागों में उसको बांट लेंगे, 50 धन 1। अब इन दोनों का होल स्क्वायर जब किए हैं तो ये एक फार्मूले में टूट रहा है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ये a है और ये b है, उसी के रूप में तोड़ के और इसको ऐड कर देंगे। तो a स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², तो a² 50 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 50, b का मान 1, 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 1 0 है तो 2 0 यानी 2500। यहाँ पे 50 2 × 50 100 और 100 एकम में 100, तो 100 धन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1, तो 2500 और 101, 100 और 1 मिल के 101 और 2500, तो 2500 और 100 मिल के 2600 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1, यानी 2601 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 है 3y - 7 = 2 को हल कीजिए। तो बस यहाँ पे हल करेंगे तो पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे ये माइनस में है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3y = हो जाएगा 2 + 7 9, यहाँ पे हो गया 2 + 7 = 9। अब y का मान निकालने के लिए 3 को पक्षांतर करेंगे तो 9 में भाग चला जाएगा, तो 9/3 हो जाएगा, 3 3 का 9, तो यही हो गया 3 आंसर हो जाएगा, y = 3। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42। व्यंजकों x² - 9 और x³ - 27 का सरलतम रूप लिखिए। तो इसका सरलतम ऊपर ये टूट जाएगा a² - b² के रूप में, b की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 3 का 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है x² - b 3 का स्क्वायर, यानी a² b² के रूप में टूट रहा है। नीचे है x³ - b³, यानी 3 का क्यूब 27 होता है, 3 3 का 9 27। तो इसका जो फार्मूला आता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 x - b, और a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b², तो वही यहाँ पे है, a की जगह पे है x, b की जगह पे है 3 यहाँ, तो एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² यानी x² + ab, तो ab यानी x और 3, तो + 3x + 9 यानी b²। तो यहाँ पे देखिए -3 से x - 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया x + 3, नीचे बच गया x² + 3x + 9, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43। xy
वाई जेड प्लस और इसके बाद है जेड एक्स का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापर्त या समापर्त का ऊपर परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए वही लघुत्तम समापर्त होता है। या फिर पिछले क्लास में बहुविकल्पी में मैंने बताया था कि जब चर का जब लघुत्तम निकालने को बोलेगा, जो भी जितने भी चर दिए रहेंगे और जिस भी पद में चर का मान अधिकतम होगा उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 दिया हुआ है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स कॉमा लगा के। अब इन तीनों में देखेंगे कि इसमें किसका जो सबसे ज़्यादा घात होगा लिख लेते हैं। इसमें एक्स का एक घात है, इसमें एक्स का एक घात है, यानी मैक्सिमम जो एक्स का घात है एक ही है। तो इसका जो एलसीएम होगा यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समापर्त या लौसव बराबर एक्स पहला हो गया। फिर अब वाई को लेते हैं, वाई में यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे वाई में एक घात है, इसमें तो है ही नहीं, यानी मैक्सिमम घात वाई का कितना है, एक है, तो वाई भी लिख लिया। अब जेड को लेंगे, तीसरा एक्स वाई हो गया था। फिर अब जेड को लिया, यहाँ पे दूसरे वाले में दिया है जेड एक घात है, तीसरे वाले में भी दिया एक घात है, यानी मैक्सिमम घात तीनों का एक एक ही है ना, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अभी देखिए तीनों जो दी हुई संख्याएं तीनों हैं एक्स वाई और वाई जेड से, इसे भाग भी चला जाएगा। अगर जो एक्स वाई जेड में एक्स वाई से भाग देते हैं तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा। वाई जेड से भाग देते हैं तो वाई जेड कैंसिल होगा, जेड एक्स से भाग देते हैं जेड एक्स। इन तीनों संख्याओं से भाग भी चला जा रहा है तो एक्स वाई जो लघुत्तम समापर्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गलत निकाला हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाला है जो कि गलत है, ये नहीं होगा। इसका आप लघुत्तम समापर्त जो होगा एक्स वाई जेड, तो इसमें आप करेक्शन कर लेंगे। आपके राजन सीरीज में बहुत ही गलत दिया है, हर एक सब्जेक्ट में गलत दिया है। मैं सभी सब्जेक्ट का राजन सीरीज कराया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सबका करेक्ट करके मैंने बताया है। जहाँ भी कुछ गलत दिया हुआ है वहाँ मैंने उसको सही करा दिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, 56 पे एक्स पे 5 56 गुणा एक्स पे 5 वाई क्यूब जेड में 4x वाई स्क्वायर से भाग दीजिए। तो भाग दे देना है। यहाँ पे देखिए सबको गुणा कर दिया है नहीं, और जो x पे 5 घात है तो इसका अर्थ हुआ कि 5 बार गुणा, 1 2 3 4 5 बार गुणा कर दिया है। ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो यहीं से आप कट कर दीजिए। देखिए 14 चौको 56 होता है, तो 14 से तो पहले 56 कटिएगा 4 बार में, इधर मैं बाएं तरफ लिख रहा हूँ। और नीचे x है एक घात है, ऊपर है 5 घात है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो घात और जो आधार सेम है तो घात घट जाते हैं। तो एक्स एक्स है आधार सेम है तो घात घट जाएगा, 5 में से 1 जा 4, यानी x पे 4 घात और y पे 2 घात नीचे है, ऊपर है y पे 3 घात, तो ऊपर ये जाएगा जब y तो घट जाएगा, 3 में से 2 जा 1, तो केवल y हो जाएगा। और उसके बाद से z नीचे है ही नहीं तो ऊपर वाला z ऐसे उतार लेंगे, तो जो भाग देंगे तो आ जाएगा 4x पे 4 y z, यही आया हुआ है 4x पे 4 y z। और इसके अलावा ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है x 5 घात है तो 5 बार गुणा, y 3 बार है तो 3 बार गुणा, और z 1 बार है तो 1 बार, और नीचे एक्स वाई 2 बार है तो 2 बार गुणा। अब काट दीजिए, एक्स एक्स से 1 एक्स के कैंसिल हो जाएगा, 2 वाई से 2 वाई कैंसिल हो जाएगा, 14 चौको 56। अब 4x 4 बार है तो x पे 4 घात, y 1 बार है तो 1, और z 1 बार है तो 1 बार लिख लिया, यानी 4x पे 4 वाई जेड, ऐसे भी लिख लेंगे आप। दोनों तरफ से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। तो इसका हल दिया है 4, 6 और 2 को उदाहरण लेके इन 3 संख्याओं को इसमें दिखाया है। तो देखिए पहले 4 को अलग जोड़ा है, 6 और 2 को ब्रैकेट में लेके एक साथ जोड़ लिया, 6 2 8 हो जाएगा और 4 जोड़ेगा तो 12 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में जैसे गुणा करते थे ना, कि पहले इन दोनों का गुणा करके और बीच में धन लगा के फिर 4 और 2 का गुणा करके एक दूसरे ब्रैकेट में जोड़ते थे तो बराबर मान आता था। तो वही यहाँ पे दिखाएंगे कि दोनों अलग हैं। तो पहले 4 के साथ 6 को जोड़ा और फिर धन लगा के 4 के साथ 2 को जोड़ा, तो ये 4 6 4 10 हो जाएगा, और 4 2 ये 6 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 6 16। तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 4 धन 6 ब्रैकेट में 6 धन 2 नॉट इक्वल टू ये, यानी बराबर नहीं है, इसका चिन्ह है कि बराबर नहीं है। 4 धन 6 धन 4 धन 2, यही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, अर्थात योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है, यह वितरण नियम है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को समझाइए, यानी धन पूर्णांकों को बताइए, समझाइए नहीं बताइए है, केवल इसमें आपको छाट के लिख देना है कि इसमें से धन पूर्णांक कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हल इन संख्याओं में केवल 8/2, 8/2 यानी यहाँ है इसके, क्योंकि 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, ये बिल्कुल धन पूर्णांक है। और 2 गुणे 6 यानी इसके बाद वाला 2 गुणे 6 तो 12 आएगा, 6 दूना 12, ये भी धन पूर्णांक है। और तथा -2 गुणे -6 तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 गुणे 2 12, ये भी धन पूर्णांक है। बाकी देखिए सभी इसका कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी धन पूर्णांक का नहीं होंगी। पहला है तो माइनस में दिया है, ये नहीं होगा। ये भिन्न में दिया है तो ये भी नहीं होगा। ये भी ये 4 - 8 है तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, ये भी नहीं होगा। और ये करड़ी में है तो ये होगा नहीं, और ये तो होगा, ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। यानी इसमें 3 है, 8/2, 2 गुणे 6 और -2 गुणे -6। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, x³ - xy³ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसमें देखिए दोनों संख्याओं में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो पहले में बच गया, इधर वाई चला गया तो और एक्स पे 3 घात है और एक एक्स भी चला गया तो x² बच गया। दूसरे ब्रैकेट में एक्स एक ही है तो एक्स निकल गया, और वाई का 3 घात है तो एक निकला तो 2 घात बच गया, यानी x² - y²। अब ये अंदर वाला भी ये टूट सकता है, ये फार्मूला a² - b² पे हो, यानी a² - b² बराबर होता है a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ये एक्स वाई और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + b, दूसरे ब्रैकेट में x - b, तो यही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखिए बगीचे में कुल पौधों की संख्या दे दिया है 2025। अब बोल ये रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की कुल पंक्तियों की संख्या है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि दे एक बगीचे में 9 पौधे लगे हैं, छोटे में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो बगीचा में ऐसे प्रत्येक पंक्ति में मैं आपको बता 3-3 पौधे लगे हैं, तो 3 3 9 हो गया ना। अब यहाँ पे कंडीशन यही फुलफिल यहाँ पे भी हो रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ देखिए पंक्तियों की संख्या 3 है, अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे भी लगे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 पंक्तियों में 3-3 पौधे लगे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, और जो पूछेगा ये कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, तो जो 9 का पूरा दे दिया है पूरे पौधों का संख्या, तो इसका वर्गीकरण, ये वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो करड़ी में 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 1 3 बाहर आएगा तो हो जाएगा 3, यानी प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या 3 है। तो इसी को ये दे दिया है 2025 दिया है। अब पूछ रहा है कि कितने प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं। हालांकि कंडीशन दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो 2025 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आंसर तो दिया है 45, तो ये तो आएगा सही है, लेकिन कैसे आया, वर्गमूल निकालने से आया। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं हम लोग 20-25 लिखेंगे। सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए ये दाहिने तरफ से 2-2 का पेयर बनाते हैं, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 25 एक पेयर बन जाएगा, अब 20 एक पेयर बन जाएगा। अब एक एक पेयर को लेके ये भाग देते हैं। कौन ऐसी संख्या है जो यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो जैसे जो यहाँ पे हम लिखते हैं 5, तो 5 × 5 = 25 होना चाहिए। यहाँ पे 25 आ रहा है तो 20 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। कौन ऐसी संख्या से यहाँ पे इसमें भाग जाएगा या गुणा करेंगे तो 20 या 20 से छोटा आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो 4 लिखते हैं यहाँ पे भी, और 4 चौको 16 हो जाएगा, 20 से छोटा भी है, 20 के छोटा है। और जो 5 लेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो 4 ही आएगा ना, तो 4 यहाँ लिख दिया, 4 चौको 16। अब जो यहाँ लिखते हैं ना वही यहाँ पे भी लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 4 8। अब यहाँ पे 20 में से जब 16 घटेगा तो 10 में से 6 × 4 तो 1 में 0, ये 0 आ गया। अब फिर पेयर में ही जैसे भाग विधि में जैसे भाग देते हैं हम सिंपली, उसमें एक एक जो संख्या उतरता है यहाँ पे दोनों उतरेगा, क्योंकि पेयर बनाए हम लोग। तो 25 यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर वही कंडीशन के यहाँ पे क्या रखें इन दोनों स्थानों पे कि दोनों का गुणा करें तो 425 आए या 425 से छोटा है। तो अगर जो यहाँ पे हम लोग 5 रख दें तो नीचे भी 5 होगा, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, अब 5 × 40 = 2 42। देखिए 425 आ गया। ये
कैंसिल हो गया, यानी ये 0 आ गया। यही जो है 45 वर्गमूल निकल के आ गया। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 9th-10th में वर्गमूल निकालना बताया जाता है, वहाँ आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये 45 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो इसका हल लिखते हैं। इसका हल गलत दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है देखिए, बहुत बड़ा गलती हुआ है। कैसे, यहाँ पे लिखा है वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले लिखा है कि वर्गाकार आयत हो ही नहीं सकता। जो वर्गाकार होगा वो वर्ग होगा ना, तो आयत कैसे होगा। मान लीजिए कि लैंग्वेज गलत दिया है, आयत का ही क्षेत्रफल लिखा है, तो आयत का क्षेत्रफल लिखा है फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो ठीक है, लेकिन लिखा है आयत की चौड़ाई बराबर निकाला है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है 144, उसमें भाग दे दिया है यहाँ 16 से, यानी 16 से जब भाग देंगे तो अगर जो ये आयत का क्षेत्रफल दिया रहता तब ना इसमें से लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई निकल जाता है। लेकिन यहाँ तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसको मोड़ कर एक आयत बनाया जाता है, उसका लंबाई दिया है तो उसका चौड़ाई निकालना है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी गलत है। तो इसका सलूशन मैं बता देता हूँ, यहाँ किनारे सॉल्व कराता हूँ, आप देख लीजिए। ये वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सबसे पहले एक भुजा निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर, यानी वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर बराबर दिया 144, तो ए निकालेंगे तो करड़ी में 144 हो जाएगा। तो 144 को करड़ी में लिख सकते हैं, 12 गुणा 12 होता है, यानी इसका जो वर्गमूल आ जाएगा एक भुजा 12 सेंटीमीटर। ये किसका आया, ये वर्ग का आया है। ये वर्ग का एक भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप निकाल लीजिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 12 कर देंगे तो निकल जाएगा ये 12 चौको 48। अब ये 48 आ गया। अब इस जो वर्ग का जो परिमाप होगा वही तो उससे ये वर्ग का और जो परिमाप है, और इसको मोड़ करके एक आयत बना दिया गया, इसका भी तो परिमाप सेम ही रहेगा। तार एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी लगाएंगे, तो ये परिमाप सेम रहेगा, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो बदल जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल एक मान लिया है, यही एक बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे क्षेत्रफल इसका भी जो यहाँ पे आयत का भी परिमाप जो हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 48 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसमें दिया हुआ है लंबाई दे दिया है, यानी एल का मान दे दिया है 16 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई बी का मान पूछ रहा है। अब हम यहाँ फार्मूला जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे परिमाप 48 निकाल लिए हैं हम लोग, और दो ब्रैकेट में लंबाई 16 है, तो बी की जगह पे बी ही रहने दें, यही निकालना है चौड़ाई। तो 2 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आएगा। तो 2 से जब 48 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 24 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 24 बराबर 16 धन बी। अब ये प्लस है, बी के साथ 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 24 में से जब 16 घटाएंगे, ऐसे घटा दीजिए, तो 14 में से 6 जा 8, और यहाँ बचेगा 1 में से 0, यानी बी बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई आ जाएगा। तो ऐसे इसका चौड़ाई निकलेगा, ना कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल बराबर कभी नहीं होगा। भले परिमाप बराबर होगा यहाँ पे, लेकिन जब भी वर्ग का परिमाप होगा 48 है तो ये 48 ही रहेगा इससे, और जो आयत बनाएंगे तो उसका भी परिमाप 48 ही होगा, और जो इसका वृत्त बनाएंगे तो उसका भी परिधि 48 ही होगा, लेकिन तीनों का क्षेत्रफल बदल जाएगा। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा वृत्त का होगा, फिर वर्ग का होगा, फिर आयत का होगा। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे ये क्षेत्रफल को सेम मान लिया है कि क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है तो उसको क्षेत्रफल को सेम, ये जो कि गलत है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 50। एक कक्षा में 3x² + 5x + 9 बालक एवं x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो हल कीजिए। मान लीजिए बालकों की संख्या और जो 10 होता और बालिकाओं की संख्या 5 होता, तो पूछता कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो 10 में से 5 घटाते तभी तो 5 आता। तो बालकों की संख्या में से आप बालिकाओं की संख्या ये जो है इसको घटा देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए घटाया हुआ है, बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। तो 3x² + 5x - 9 - x² + 5x + 4। अब बीच में यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस है,
तो सबके मान को बदल देगा, सब प्लस में है सब माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे हो भी गया है कि -x² -5x -4। अब जो भी चर समान है उसमें से घटा देंगे, एक जैसे जो संख्याएं हैं व्यंजक है उनको घटा देंगे। यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 1x² है, 3x में से 1x जब घटेगा तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ पे 5x है प्लस में, यहाँ है माइनस में 5x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। और यहाँ पे -9 है और यहाँ -4 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा चूँकि, और दोनों के पहले माइनस चिन्ह है तो चिन्ह वही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 और 4 13 होता है, तो 2x² - 13 हो जाएगा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51। 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितनी पद दिए हैं सबको जोड़ के उनकी संख्या से भाग दे दीजिए। कितने पद हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद दिए हुए हैं, सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। तो 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 अब बटे भागे 5, और समांतर माध्य की जगह पे समांतर माध्य रख दिया 7। अब ये आ जाएगा 5 3 3 5 8 8 और 9 8 2 16 1 17 17 और 11 28 28 धन x, ये चर है तो ऐसे ही इसमें प्लस के साथ लिख देंगे यानी प्लस x हो जाएगा। प्लस अब भागे 5, अब ये पक्षांतर हो जाएगी 7 5 35 इसके साथ हो जाएगा, ये 28 प्लस x। अब x का मान निकालना है यहाँ पे, तो x का मान निकालने के लिए इसमें 28 प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 28 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 52। 9 संबंध x संबंधवान x संबंध 16, यानी 4 संख्याएं जब देखिए ये अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें हम लोग संबंध जानते हैं कि मध्य पदों का योग बटे बराबर, मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं तो इसमें संबंध के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों संबंध है इन दोनों में अनुपात है तो 9/x हो जाएगा। ये इसका अर्थ होता है इसे दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ये संबंधवान है, यानी x दूसरा जो दिया है x अनुपात में दिया है 16, तो ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो इधर हो जाएगा ये x के साथ x का गुणा हो जाता है x² और 9 × 16, तो 16 9 144 होता है, तो x² बराबर 144। अब x का मान निकालना है तो करड़ी में 144 होगा, 144 12 का वर्ग होता है, तो x बराबर हो जाएगा 12, या फिर 144 को लिख सकते हैं, ये 144 करड़ी में है ना तो करड़ी में हो जाएगा 12 × 12। अब एक 12 बाहर आ गया तो ये आ गया x = 12, यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 53। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आयताकार जो मैदान का क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में दिया है, इसको वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तभी तो ये एक भुजा जो मीटर में दिया है तो निकलेगा। जो भी क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में रहता है, और नहीं तो वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में बनाया है तो मीटर में, एक पहले उसको समान कीजिए। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर, तो 0.5 हेक्टेयर में 0.5 से गुणा कर देंगे इसमें 10,000 में, तो निकल के आ जाएगा 5,000, क्योंकि दशमलव एक स्थान पे है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयताकार मैदान का। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, देखिए 0.5 हेक्टेयर ठीक है, लेकिन आप फार्मूला इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वो वर्ग नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है आयताकार मैदान दिया है, तो यहाँ के लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, या फिर एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल L × B। यहाँ पे मान लीजिए कि L या B कोई भी मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 125, तो 125 गुणे दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा निकालने के लिए पहली भुजा से भाग दे दिए हैं 125 से, तो एक जब 5,000 में 125 से भाग देंगे तो 5 से काटिए 5 × 10 और 5 × 5 = 25, इसको 5 × 5 3 0, अब 25 से फिर से कट जाएगा, 25 × 4 = 100 और ये है 0 बढ़ जाएगा 40, इसका जो आंसर आ जाएगा 40 मीटर, यही सही आंसर होगा। यहाँ पे गलत ये दिया है कि भुजा गुणे भुजा स्क्वायर लिख दिया है, और ये आयताकार है तो इसलिए ये भुजा गुणे भुजा नहीं होगा, पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा होगा इसका क्षेत्रफल। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54।
समीकरण x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 10 को हल कीजिए। तो इसको हल निकालना है तो सबसे पहले जो हर का एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम हो जाएगा 906। और यहाँ पे 3 से पहले से 3 से भाग दिया 2 आया, 2 से 2x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इससे भाग दिया तो 3 आएगा 6 में, और 3 से x में जब गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, बराबर 10 है ही। अभी हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x प्लस अपन 6 इक्वल टू 10/1 लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 5 एकम में 5 यानी 5x इक्वल टू 10 गुणे 6, 10 छके 60 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए 5 से दूसरे साइड जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 60 में 5 से भाग देंगे तो 12×5 = 60 होता है, यानी 5 एकम में 5, एक हासिल बचा 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी 12 आंसर आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 55। चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे और जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी ये BC है, ये 2 सेंटीमीटर है, और AB का मान है 3 सेंटीमीटर, और QR का मान है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूछा हुआ है PQ का मान, ये है PQ, इसको मान लेंगे कि x सेंटीमीटर है। अब अगर जो ये दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं तो इसका कंडीशन होता है कि BC/QR, यानी BC क्या है, BC/ यानी आधार का जो ये अनुपात होगा इसके बराबर होगा AB/PQ के, यानी AB यहाँ पे दोनों के जो कर्ण के जो अनुपात के बराबर होता है। तो ये कंडीशन यहाँ लगाएंगे, इससे 3 का मान दिया हुआ है, देखिए BC का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, QR का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर देंगे, और AB का भी मान दिया है 3 सेंटीमीटर। अब x का मान निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 एकम में 2 2x, और ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुणे 3। अब x निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जब भाग देंगे तो 3 गुणे 3/2 यानी 9/2। अब इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, दशमलव 1 बचेगा, 0 हो जाएगा तो 10 होगा, 2 × 5 = 10, यानी 4.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे मात्रक जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 56। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये सभी जो संख्याएं दी हुई हैं 15, 16, 12, 16 ऐसे 13 तक। उसके बाद है जब इसका हल करेंगे तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, इसमें 12 दिया है 2 बार, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो जितनी बार दिया रहेगा वैसे आप लिख के इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, फिर टैली चिन्ह। तो यहाँ पे 10 से 15 है, 10 से 15 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 से स्टार्ट हो रहा है और 16 तक गया है, तो 10 से 15 एक बना लेंगे, फिर 15 से 20 एक बना लेंगे, और यहीं देखिए 16 तक है ही। तो 10 से 15 तक कितनी संख्याएं आई हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बार आया तो 5 बार, और 15 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार, यानी बारंबारता इसकी 7 हो गई। अब 5 को टैली चिन्ह बनाते हैं तो ऐसे 4 बार ऐसे करके ऐसे होता है, और ये 5 हो गया, फिर 7 बढ़ाना है तो उसमें 2 बढ़ा देंगे। ये तो हो गया, ये बुक यहाँ पे दिया हुआ है। इससे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, यहाँ पे संख्याएं, और उसके बाद से बारंबारता, फिर टैली चिन्ह। ये वर्ग अंतराल इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और जो देखिए यहाँ पे आप बनाएंगे चार्ट, में बना देता हूँ, संख्याएं, बारंबारता, और यहाँ पे टैली चिन्ह। अब यहाँ संख्याओं में लिखेंगे 12 की बारंबारता कितनी है, 2 बार आया है ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। और टैली चिन्ह 1 से 10 तक मैं बता देता हूँ। देखिए 1 का ऐसे 1 खड़ी पाई होता है, 2 का 2 बार, 3 का 1 2 3 बार, उसके बाद से 4 का 1 2 3 4, फिर 5 का 1 2 3 4 के बाद ऐसे कट कर देंगे, मतलब ऊपर से नीचे, ये 5 हो गया। फिर से 5 से लेकर 9 तक वैसे हो जाएगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 बढ़ाते जाएंगे आगे। जैसे 6 है तो ये 5 हो गया, ये 5 होगा, 1 2 3 4
और ये 5 और फिर 1 बढ़ा देंगे 6। ऐसे 7 का 1 2 3 4 5 4 और इसमें खींचेंगे ये 5 हो जाएगा और 2 बढ़ा देंगे 7। ऐसे ही अब 9 तक हो जाएगा। ऐसे टैली चिन्ह को डिनोट करना है। तो यहाँ पे अब जो मैं ऊपर आपको यहाँ पे बताया है, मैंने यहाँ पे 12 2 बार आया है ना, तो इसको टैली चिन्ह से दिखाएंगे 2 बार ऐसे। उसके बाद क्या है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं में 13। इसकी बारंबारता कितनी है तो 2 है, तो इसको भी टैली चिन्ह से 2 बार दिखा देंगे। फिर 14 है 1 है तो यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ पे 1। यहाँ 15 है 1 2 3 4 बार, यहाँ संख्याओं में 15 बारंबारता में 4 टैली चिन्ह में 1 2 3 4। फिर है 16 संख्याओं में 16 बारंबारता में 3 और टैली चिन्ह में 1 2 3। ये वाला आप इसका सलूशन कीजिएगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। बाकी इसमें वर्ग अंतराल ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टैली चिन्ह है ये वर्ग अंतराल में बांटने की क्या ज़रूरत है। ये वर्गीकृत जो आंकड़े हैं अलग से देता है, वो अलग सवाल पूछता है। इसको आप ऐसे करेंगे जो मैंने कराया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 57। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, और इसमें ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी होती है, धनात्मक भी पूर्ण संख्या होती है। शून्य से ऋणात्मक से लेकर शून्य को लेकर फिर पॉजिटिव सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीकरण छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें एक जिसमें एक चर होना चाहिए, मतलब एक चर राशि होनी चाहिए। सर्व समीकरण उसे कहते हैं कि बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए किसी भी मान के लिए। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2x+1 = 2x+2, ये प्रश्न आया हुआ था। वहाँ पूछा था कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये सर्व समीकरण है। तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा था पहले x = 1 फिर x = 2, और यहाँ पे ये पहला हो जाएगा सर्व समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2x+2 दिया है ऑलरेडी। ये जब बराबर है तो इसमें कोई भी मान रखेंगे तो ये बराबर ही होगा। बाकी आप प्रूफ भी कर दीजिएगा। यहाँ पर इसे केवल नाम छाट कर लिखना है तो नाम ही लिख देंगे, प्रूफ कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। दूसरा है 2x - 1 = x। ये सर्व समीकरण नहीं है, ये समीकरण है, क्योंकि और जो इसका मान और x का मान 1 रखते हैं तो 2 - 1 = 1 आ जाएगा, यानी 1 = 1। ये तो जब मान इसका 1 रखेंगे तब तो प्रूफ हो गया। अगर जो इसके x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 - 1 = 2। अब देखिए 3 = 2, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्व समीकरण नहीं है, ये समीकरण होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 59। 63 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। ऐसे ही 89 का पूछा हुआ था, तो 98 में से 89 उन्होंने घटाया था। तो इसका जो इकाई दहाई का अंक बदल देंगे, 3 दहाई के अंक पे आ जाएगा, जो 8 है दहाई पे है वो इकाई के अंक पे आ जाएगा। यानी ये 83 दिया है ना, तो 83 का जब अंक बदलेंगे तो ये 38 हो जाएगा। यहाँ पे अब 38 को घटा देंगे तो 45 अधिक है यानी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 60। समीकरण -4x + 3 = -6x - 18 को हल कीजिए। तो यहाँ पे एक चर दिया है बस x वाले को x की तरफ, और जो ये प्राकृतिक संख्या जो भी दिया है यहाँ पे 3 और 18, इसको एक तरफ कर दिए बिना x वाले को। तो इधर देखिए इस साइड किया है, 3 के तरफ 18 किया है, तो माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया है। और जो x वाला है -6x इधर है, ये 4x जाएगा तो +4x हो जाएगा। अब ये 6 वाला ज़्यादा है तो 6 में से 4 जाए 2 -2x = 18 3 21। अब x बराबर हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो -21/2 हो जाएगा। x इधर है तो आप चाहें तो x से जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये x प्लस हो जाएगा, इधर x लिख जाएगा। जब x का मान निकालना है तो x को दूसरे तरफ भेज दीजिए, या फिर यानी x से दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे तो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो x है ये प्लस हो जाएगा और इधर माइनस लग जाएगा, तो -21/2 यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61। एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ चुका है, पहला ही प्रश्न था ऐसे। एक कमरे का क्षेत्रफल दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा था। तो कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2a × b × h, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया है 11 18 भर देंगे और h की जगह भी 5 रख देंगे। तो 11 और 8 मिलकर 19 होता है, 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 में 5 से जब गुणा करेंगे 190 आएगा। 5/40 के 0 हासिल 4, 5 1 15 4 19, यानी 190 वर्ग मीटर, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 62।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो इसका मान निकालना है। तो चूंकि हम लोग ये जो है ना पहला वाला, इसका जबकि ये कंडीशन दिया है x प्लस 1/x का मान दिया है 2 और इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1/x² अब प्लस 2ab करेंगे ना, तो 2a का मान है x और b का मान है 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 ही आ जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे निकालना किसका मान था, आप देखेंगे कि यहाँ पे निकालना था x² प्लस 1/x², इसका मान निकालना है। ये इसी यहाँ पे आया हुआ है। अगर जो इतना को निकालने के लिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 अब बराबर x² प्लस 1/x², यही तो निकालना था। अब इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस ये 2 घटा हुआ है यहाँ पे, तो 4 में से 2 या 2, यानी इसका मान आ जाएगा 2, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63। परिमेय संख्या -7/9 -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। जब हर बराबर हो जाएगा तो जब ऊपर वाला अंश जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, क्योंकि ये सभी माइनस में दिया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा भिन्न ऊपर वाला अंश होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि वो माइनस में दिया है। अगर जो माइनस में नहीं रहता तो अंश जब हर बराबर हैं सबके रहेंगे तो जो जिसका सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ा भिन्न, लेकिन माइनस में दिया है तो उतना ही वो नीचे जाएगा, उतना माइनस में जाएगा तो वो सबसे छोटा होगा। तो हर बराबर करने के लिए इन सबको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर जो लेंगे तो 9, 21, 63 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 21 और 3 का है ना, 63 नहीं है, सॉरी 3 है। सबसे पहले 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 में 3, फिर 3 से ये 7 तो नहीं कटेगा, फिर 7 से 1 1 1, तो 3 3 9, 9 7 63, तो 63 जब एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ इससे 9 से भाग देंगे 63 में, 9 7 63 और 7 से गुणा करेंगे इस 7 में, 7 7 49 आ गया। अब 21 से भाग देंगे 63 में, 3 आएगा, 3 से 5 में गुणा करेंगे 5 3 15 आ गया। अब 3 से भाग देंगे 63 में तो 3 3 दूनी 6 21 आएगा, और 21 से 2 में जब गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। यानी जो भिन्न बन गया ये जो दिया था -7/9 -5/21 -2/3, ये भिन्न बन गया अब 49/63 -15/63 -42/63, और सबका देखिए हर समान हो गया। अब जब हर सबका जब समान हो गया तो जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो, अब चूंकि सबके पहले माइनस है इसलिए वो सबसे छोटा भिन्न होगा, उससे जो छोटा भिन्न होगा वो उससे बड़ा होगा, उससे जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है पहले। तो वैसे ही आप लिख देंगे इसको आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 49, फिर 42 वाला, फिर 15 वाला, ऐसे ये आरोही क्रम है। इसको और अच्छे से लिखने के लिए जो जैसे प्रश्न में दिया है ना वैसे ही इसका आंसर लिखेंगे। इसको ऐसे बराबर करके लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले 49 वाला ये पहला वाला भिन्न है, तो लिखेंगे -7/9, ये आरोही क्रम, फिर ये छोटा का चिन्ह लगा लेंगे। ये नहीं लगाते हैं तब भी ठीक है, कॉमा दे के लिख सकते हैं। उसके बाद है 42 वाला, यानी तीसरा वाला भिन्न है यहाँ पे, तो -2/3, फिर बीच वाला है -5/21, ये हो जाएगा आरोही क्रम। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 64। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो देखिए ये ईसा पूर्व में दिया हुआ है। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे 0 इसको लेते हैं ईसा मसीह के जन्म को, तो इधर जो है ईस्वी कहलाता है दाहिने तरफ, जो इस समय चल रहा है 2024। तो ये 2024 के पहले 2023 था, फिर 2022, 2021, ऐसे करते हुए ये होगा 1, फिर 2, 3, 4, ये सन ऐसे आगे बढ़ा होगा। ऐसे ईसा मसीह के पूर्व जो भी होता है ना, अब ये ईसा मसीह के 1 साल पहले तो 1 ईसा पूर्व होगा, ये 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व, ऐसे करते करते उनका जन्म हुआ यहाँ पे मान लीजिए 400
429 ईसा पूर्व में। और इसके बाद जब मृत्यु हुआ तो इधर की तरफ चलेंगे ना, तो इधर के चलेंगे 338 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। 348 इधर आएंगे तो 348 आएगा, उसके बाद ही तो 429 आएगा। अब कितने वर्ष जिए तो घटा लीजिए, 429 में से 348 घटा लेंगे। 429 में से 348 घटाएंगे तो 9 में से 8 जा 1, इधर 12 होगा, 12 में से 4 जा 8 और 3 यहाँ 3 बचा, 3 में से यानी 81 वर्ष जीवित रहे। तो जो इसका आंसर दिया है 81 वर्ष, यही सही आंसर दिया है। बस घटा लेंगे, 429 में से 348 घटा लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम इसे कहते हैं, वो कौन सी संख्या जिसे उसमें जोड़ने पर उसका जो मान हो 0 के बराबर हो जाए। तो माना कि वो संख्या x है, तो -9/11 में धन x करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान इधर जो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 9/11 प्लस में हो जाएगा। तो यही यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर इतना। या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं x मान के, x माना उसके बाद से उसमें x जोड़ के 0 कर दीजिएगा, x का मान निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि इतना होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 66, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का जिसका आधार और ऊंचाई में संबंध होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है तो आधार निकल जाएगा। 48 ये क्षेत्रफल की जगह पे 48 लगती है, क्योंकि 48 दिया हुआ है, 1/2 आधार को आधार और ऊंचाई की जगह पे 8। इधर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये 2 जो है भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बराबर 48 गुणे 2/8, 8 छके 48 और 6 दूना 12, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आधार। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 67, -5 -45 भागे -15 धन -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, बोर्ड MAS। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो कोई 2 संख्याएं ब्रैकेट में दी हुई हैं, नहीं दी हुई हैं, सभी संख्याएं अलग अलग ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद से ऑफ है, ऑफ यानी का अर्थ होता है गुणा, यानी तो गुणा भी नहीं, का भी नहीं है। उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न को -5 -45 और डिवाइड बाई 15 करेंगे, तो -45 और भगे -15, तो 15 तियाँ 45, 3 आ जाएगा। और प्लस में आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस में, ये तो प्लस में आएगा, लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के पहले, 45 के पहले, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, तो -3। इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद है प्लस, फिर है -3 गुणे 5। तो डिवीजन के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -3 गुणे 5, 5 3 15 और माइनस में हो जाएगा -15। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 -3, अब धन और ऋण मिलके जो गुणा होता है धन और ऋण का, यानी माइनस प्लस का, तो माइनस होता है -15। इन सब माइनस में है, माइनस चिन्ह रहेगा, सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 8 15 23। इसका जो आंसर आ जाएगा -23। इस यहाँ पे आया हुआ है, देखिए सही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान जब ज्ञात करेंगे, जो भी ब्रैकेट के पहले है इसमें गुणा कर देंगे, फिर प्लस लगा के इसको इसमें गुणा कर देंगे, फिर जेड को इसमें गुणा कर देंगे, जो कटने वाला कट देंगे। देखिए 0 मान आया हुआ है, ये सब कट जाएगा, यानी तो इसको गुणा करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, x दिया है y माइनस जेड से गुणा करना है, प्लस y जेड माइनस एक्स से गुणा करना है, प्लस जेड में x माइनस वाई से गुणा करना है। तो पहले x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो एक्स वाई होगा चिन्ह के साथ, फिर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे प्लस के साथ करेंगे तो वाई जेड, अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, और फिर जेड का वाई में तो माइनस वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लस में है, यहाँ एक्स वाई माइनस में कट गया, यहाँ एक्स जेड प्लस में है, यहाँ जेड एक्स वही है, एक्स जेड लिख सकते हैं, इसको कट गया। फिर वाई जेड प्लस में है, यहाँ वाई जेड लास्ट में माइनस में है, ये कट गया, यानी सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा। यही लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 हो गया है, सब एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, एक रेलगाड़ी की चाल इतना है, 2x² + 2x + 2 है, 3x + 2 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x
प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है इतने घंटे, दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे, जो भी व्यंजक आएगा वही दूरी हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब x प्लस, इसलिए x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी, तो इसमें देखिए गुणा किया हुआ है, ये अलग है, ये चाल है, ये समय है। गुणा किया हुआ है तो सबसे पहले x से सब में मल्टीप्लाई किया है तो x क्यूब हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस अब 2 से फिर से सब में मल्टीप्लाई हुआ है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x में तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, और 2 से 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी समान है उनको जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, वैसे सब प्लस में है तो जुड़ेगा ही। पहले x पे 3 घात वाला एक ही है, एक यहाँ है बस, और कहीं भी नहीं है तो x क्यूब लिख लिया। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ 3 प्लस 3x है, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 3x स्क्वायर है, तो 2 3 मिलके 5 हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर। ये 2x और 6x मिलके 8x हो जाएगा, और 4 को 4 ऐसे लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यही से ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ था, वहाँ पे पहले ये प्रश्न लिखा हुआ था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, यानी ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ था। तो यहाँ दिया हुआ है हो तो इसका इतना मान निकालना है, चूँकि हम लोग जानते हैं x प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पे इसका जो है पहला है, इसके दोनों पदों का वर्ग कर दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया है ना, तो 5 का भी तो स्क्वायर करेंगे दाएं पद का भी, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो x इंटू 1/x इक्वल टू 5 बचे 25, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2 बचा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो 25 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 2 जा 23, यही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आया हुआ है, ये सही सॉल्व किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 71। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान याद कीजिए। यानी जब भी 3 क्रमागत संख्या उसे कहते हैं जो एक के बाद एक आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 3 संख्याएं कोई भी क्रमागत कोई भी 3 हो सकती हैं, जैसे 3 4 5 1 2 3 6 7 8। तो उसका क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी एक क्रमागत संख्या पहले कोई x मानते हैं, तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या होगा, उसमें एक जोड़ देंगे x प्लस 1, और तीसरा क्रमागत संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये मान लिए कि 3 क्रमागत संख्या है x प्लस 1 x प्लस 2 है, तो दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 87। अब x कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 3 होगा ना, ये 3x प्लस 3 इक्वल टू 87। इसके बाद ये 3x के साथ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 87 में से 3 जा 84, तो यही दिया है 3x इक्वल टू 84। अब x का मान निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूना 6 और 2 बचेगा 24 होगा, 3/24 यानी 28 आ जाएगा। x बराबर 28 आ गया, तो द्वितीय क्रमागत संख्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच वाला ही तो द्वितीय होगा, x प्लस 1 है तो 28 में एक जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। यहाँ पे पूछा हुआ था कौन सा, द्वितीय का ही पूछा हुआ था, द्वितीय क्रमागत संख्या पूछा था तो 29 निकल गया, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 72। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप में रख देंगे, इसका मन आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई, यानी लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 6, 10 6 16, 16 दूना 32, सही आंसर 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है। इसके बाद एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है, यानी आयतन दे दिया है, आपको लीटर में पानी का मात्रा निकालना है कि उसमें कितना पानी है। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं मीटर क्यूब में, इसका सबसे पहले मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो पानी निकल जाएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी होता है। यहाँ पे 7800 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो
अगर इसी फार्मूले में और जो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलें तो 1 मीटर बराबर होता है, हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 3 बार 100 से गुणा हो जाएगा, गुणे 100 गुणे 100, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब बराबर, पानी तो वही रहेगा 1000 लीटर। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, तो बराबर हो जाएगा 1000 में भाग दे देंगे कितना से, 0, 1 2 2 4 6 0, यानी 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 सेंटीमीटर में क्यूब पानी आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देंगे, यानी 1/1000 लीटर। ये 1 सेंटीमीटर में क्यूब आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी आएगा। यहाँ पे बर्तन की जो आयतन दिया है 7800 सेंटीमीटर क्यूब, तो 7800 से इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 7800 सेंटी क्यूब में से पानी की मात्रा निकालना है, तो एक में था 1/1000, इसमें गुणा कर देंगे 7800 से, तो जब गुणा करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 78/10 होगा। अब नीचे 10 से भाग दिए तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी 7.8, तो 7.8 यहाँ पे आया हुआ है। देखिए ऐसे उसको जैसे मैंने सॉल्व कराया आप सॉल्व कर लेंगे, और जो आपको ऐसे कठिन लग रहा होगा तो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, यदि a² + 1/a² का मान 2 हो तो 1/a + a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उल्टा पूछा, अब तक दे रहा था कि 1/a + a का मान दे रहा था, उसके बाद से a² + 1/a² का मान पूछ रहा था, यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका और जो इसका देखिए, तो जब हम a + 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² 1/a² + 2ab, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, केवल यहाँ पे 2 बचेगा, और मान दिया हुआ है a² + 1/a² का मान 2, यानी इसका मान दिया हुआ है 2, 2 ये और 2 यहाँ बचा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 2 यहाँ 4 हो गया है, जोड़ दिया तो। अब केवल इसका यहाँ पे 2 घात है ना, 1 घात का मान निकालना है, तो ये करड़ी में आ जाएगा 4, जब करड़ी में 4 आएगा, ये जब घात हटेगा तो। अब करड़ी में 4 का मान 2 होता है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2/2, तो 1 2 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी a + 1/a का मान आ जाएगा 2, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसे गुणा करने पर उसका मान 1 आए, तो यहाँ पे माना कि वह संख्या x है, तो लिख लेंगे -4/9 गुणे x बराबर 1, तो x बराबर इधर गुणा में है तो उधर जाएगा, तो ये भाग में जाएगा, तो भाग में जब जाएगा तो 1 आ जाएगा -4/9, अब हर ये ऊपर चला जाएगा, तो -9/4 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया -9/4, तो वही है यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे नीचे -9/4। इसके बाद है प्रश्न संख्या 76, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने वाला है, जो 7 पुस्तकों का मूल्य है वो बराबर है 5 पुस्तकों के, और जो उसमें से 72 घटा दिया जाए, यही तो लिखा हुआ है। 5 पुस्तकों का मूल्य जो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी अगर जो मान लें यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, माना एक पुस्तक का मूल्य है x रुपया, तो जो 7 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 7x हो जाएगा, गुणा कर देंगे, और 5 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, इसमें भी गुणा कर देंगे। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे 7 पुस्तकों का मूल्य यानी 7x में से 72 घटा देंगे तो हो जाएगा वो 5 पुस्तकों के मूल्य के बराबर, यानी प्रश्नानुसार ये ऐसा लिख देंगे। इसके बाद है x वाले को इधर कर दिया, इधर 7 की तरफ करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 7 में से 2 जा 2, 7 में से 5 जा 2x हो जाएगा, इधर 72 माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो इधर ये प्लस में आ गया है। अब x का मान निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, क्योंकि इधर गुणा में है, तो 36 दूना 72, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12, यानी 36 रुपये आ जाएगा, यानी एक पुस्तक का मान जो होगा 36 रुपये होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 77, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना दे दिया है, माना कि वो संख्या अगला x है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो इस संख्या को जोड़ दीजिए उसमें, जब इसमें जोड़ेंगे -5/18
में, तो वो उसका योगफल दे दिया है -1/3। तो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस में -1/3 में जोड़ देंगे 5/18 को। तो 18 और 3 का एलसीएम होता है यानी 918, 3 छके 18 -6 हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस दिया है। 18 का में 18 है, 1 बचे 5 धन 5। अब 6 में से 5 जाए 1 तो -1/18 हो जाएगा। यही सही आंसर होगा, यहाँ दिया हुआ है, सही सॉल्व किया है ये। इसके बाद अगला प्रश्न के 78, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर -3 है, यहाँ -3 लिखा है ये। तो वर्गाकार के खेत की एक भुजा दिया हुआ है, तो यहाँ इसका सलूशन देखते हैं। खेत की भुजा इतना दिया हुआ है और चूँकि x का मान दिया हुआ है -3, अब 3 और जो इसमें रख देंगे तो उसका रियली में जो मीटर में एक खेत की भुजा का मान आ जाएगा, भुजा की एक खेत की एक भुजा का मान आ जाएगा। तो 3x रखेंगे, x की जगह -3, 3 3 का 9 -9 हो जाएगा, -9 यहाँ +17 है, तो 17 में से 9 जा 8 बचेगा, यानी 8 मीटर आ गया एक भुजा की लंबाई। तो खेत का क्षेत्रफल है, और खेत कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 8 × 8 8 × 8 64 वर्ग मीटर, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकाल लेंगे, इधर x वाला है ना, इसके तरफ से धीरे धीरे पक्षांतर करेंगे जो भी इसमें दिया हुआ है। यह प्लस में 2/5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x/5 हो जाएगा 12/5 - 2/5। अब चूंकि हर समान है तो ऊपर केवल अंश में घटा देंगे, तो 12 में से 2 जा 10 आ जाएगा, यानी 10/5। और 5 से 10 कट भी जाएगा, 5 दूना 10, यानी 2x/5 = आ गया 2। तो जब इसका बराबर 2 आ गया तो 2x बराबर इधर 5 दूसरी तरफ गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। और फिर से x का मान निकालने के लिए x बराबर 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 10/2, यानी x बराबर 5, x बराबर 5, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 80, 114, 380 और 133 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापर्त का अर्थ है कि इसका मौसो निकालना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला हुआ है। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल के जो तीनों में वहनिष्ठ होता है वही मौसो होता है, यही लिखा हुआ है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे, 114 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10 और 1 बचेगा 14, 2 × 7 = 14, फिर ये कटेगा 3 से, 3 × 3 2 27, 3 × 27 19 बार, फिर 19 से कटेगा, तो ये अभाज्य गुणन इन तीनों का गुणा हो जाएगा, तो यही लिखा है 2 × 3 × 19। ऐसे ही दूसरे का भी निकालेंगे, यानी 380 का भी, तो 2 × 1 = 2, 18 2 × 9 = 18, यहाँ पे 0 इसको उतार देंगे, फिर 2 से 2 × 9 = 18 और इधर 10 से 2 बचे 10। तो ऐसे करके आप इसको निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 × 19 आएगा। 133 का निकालेंगे 7 × 19 आएगा। अब इसमें जो तीनों में वहनिष्ठ है, देखिए केवल 2 है, 2 पहले दूसरे में तीसरे में नहीं है, तो ये नहीं होगा। तीसरा है कि 3 जो है किसी में वहनिष्ठ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, 7 भी नहीं है। लेकिन जो 19 है देखिए तीनों में आया हुआ, तीनों में वहनिष्ठ, तो इसका मौसा जो आएगा 19 आ जाएगा, यानी 19 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। तो यानी मौसा पूछा था तो महत्तम समापर्त 19 निकाल दिए। इसको एक और विधि से ज्ञात करते हैं, भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं कि कोई इसमें जो संख्या दिया हुआ है किसी से एक बड़े वाले में से किसी छोटे से भाग दे देंगे, तो यही क्रम से दिया है। 114 में 380 से हम लोग भाग देते हैं, 380 में भाग देते हैं 114 से, तो ये भाग जाएगा कितनी बार में, 3 बार में भाग जाएगा, 14 × 3 = 42, तो 3 × 4 = 12 के 2, और 3 से इसमें गुणा करके ना यहाँ लिखते हैं, तो 3 × 4 = 12 के 2 हासिल 1, 3 × 3 = 4 और 3 × 3। अब इसको घटा देंगे, यहाँ 10 में से 2 जा 8, 7 में से 4 जा 3, 38 हो गया। अब ये दूसरा जो यहाँ पे भाजक होता है ये भाज्य बन जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 114, तो 38 से देखिए कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में ले जाते हैं। 3/24 के 4 हासिल 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11, ये कैंसिल हो गया, यानी 38 हो सकता है कि मौसा हो। कब मौसा होगा कि अब इस 38 से इसमें भी भाग चला जाएगा 133 में, तब तो देखते हैं तो 133 में पूरा विभाजित कर दे रहा है कि नहीं। तो 133 जो है 133 में भाग देंगे 38 का, तो ये
133 में जब 38 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 बार में ले जाते हैं। 3/24 के 4 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, 114 होगा। यहाँ पे 13 में से हासिल आएगा, इधर से 13 होगा, 13 में से 4 9 होगा, यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 1 जाए 19। अब नहीं जा रहा भाग, यानी 19 शेष बच रहा है। अब 19 ये भाजक बन जाएगा और ये भाज बन जाएगा 38 यहाँ पे। तो फिर 19 से 38 में भाग देंगे तो 19 दूनी 38, यानी 19 से 133 में भाग चला जा रहा है। 19 जो 38 को विभाजित कर दे रहा है। और देखिए ये संख्या है, ये 38, ये लास्ट में क्या आया था यहाँ पे, जो 380 है 38 विभाजित कर दे रहा है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट भी 38 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 38 से 38 0, जब 38 विभाजित कर दे रहा है तो 19 भी कर देगा, क्योंकि 38 19 से कटता है, 19 दूनी 38। तो ये 380 19 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी जो 19 होगा वही मौसा होगा। भाग विधि से वैसे निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे निकालेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या, 81, निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, एक ही आधार पे बना है, दो त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BD के। AC कौन सा है? ये है, ये भुजा है, AC बराबर है BD के, और BC बराबर है AD के। BC कौन सा है? ये है, और ये है BD के। नीचे कथन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये जो बीच में बना है ना, दिख नहीं रहा है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ऐसे बनता है। ये सर्वांगसम है BDA के। तीसरा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। अब ये जो पहला त्रिभुज दिया है ABC ही दिया हुआ है तीनों में, तीनों कथनों में यहाँ पे। और अब आगे वाले में देखना है, त्रिभुज तो वही है, कोई भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखने में फ़र्क है। इससे करेंगे ये, इसमें जो भी जिस हिसाब से ये बराबर दिया हुआ है ना, उसी हिसाब से वैसे ही चलेंगे। देखेंगे कि पहले का नाम है त्रिभुज ABC, यानी A से B के तरफ इधर गया है, इसका नाम यहाँ से B लिया गया है, फिर B से C के तरफ इधर गया है, तो C हो गया, यानी त्रिभुज ABC। यानी ये पहले नंबर पे लिखा गया है, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो ऐसे ही तो सेम इसी तरह से सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के साथ भी पहला त्रिभुज। तो इसको भी पहले नंबर पे ये हो जाएगा त्रिभुज A, दूसरे नंबर पे B, तीसरे नंबर पे D, यानी इधर ही से चलेगा, ऐसे फिर ऐसे। पहले त्रिभुज में ऐसे ही तो चला था, A B और C, यानी A से B के तरफ, B से C के तरफ। तो इसमें भी वैसे ही जाएगा, A से B के तरफ और B से D के तरफ, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। इसका जो ऑप्शन अ है, यानी 1 है यहाँ पे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, वही सही उत्तर है। यहाँ पे हल लिखा हुआ है ऐसे, यही सही उत्तर होगा। यानी जैसे सेम साइड भी तो बराबर है, AC बराबर है, ये AC बराबर है BD के, और BC बराबर है, यानी ये BC बराबर है BD के। तो ऐसे जैसे लिखा है पहले वाले में, वैसे ही दूसरे वाले में भी होगा। मुझे उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82, माइनस ब्रैकेट में 4 - 17 धन 10 × 3 - 5 का सरलतम मान होगा, यानी इसको हल करना है। तो इसको बोर्ड मास से जब सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास, तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है कि यहाँ है एक, यहाँ है, तो दोनों ब्रैकेट को और जो सॉल्व कर देंगे तो केवल प्लस माइनस बचेगा। तो प्लस माइनस में तो कोई भी सॉल्व कर सकते हैं पहले। तो इसको दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए पहले। तो 4 में से 17 जाएगा, यानी 17 में से 4 घटा के माइनस चिन्ह ही लगा दीजिए, तो 13 हो जाएगा। तो आ जाएगा ये -13। इसके पहले भी माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा -13 और प्लस बीच में। उसके बाद है 10 × 3, तो 10 × 3 ब्रैकेट को सॉल्व करना था तो 30 हो जाएगा। उसके बाद है -5, तो -5। अब ये माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी +13 धन 30 और -5 हो जाएगा। 13 30 कितना होगा? 43 होगा, और 43 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा? 38 बचेगा। तो यानी 48 में से 5 जाएगा 38, यही सही आंसर होगा। यहाँ पे आया हुआ है, सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। इसको मध्य पद तोड़ के हल करेंगे। मध्य पद तोड़ने के लिए वो 7 को कौन से दो बराबर भागों में बांटेंगे या जिसके जोड़ने या घटाने पर उसका मान 6 आएगा। तो 6 कम में 6, 6 धन 1 7 होता है। 6 + 1 होगा। 7 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका जो गुणा करेंगे 6 आएगा। तो जब ऐसे करेंगे तो इसके पहले x कॉमन ले लेंगे। इसका मैं किनारे सॉल्व कर देता हूँ। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 6 धन 1 धन 6 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये गुणा होगा तो 6x, अब माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स धन 6 बराबर 0। अब x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों में। x माइनस 6 और माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। दूसरे वाले को x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका हल। यही नीचे आया हुआ है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 84 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य के 14 कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि माना कि वो एक पुस्तक का मूल्य कितना है, x रुपया है। मान लेंगे कि वो x है तो 5 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे इसमें तो 5x, और 7 पुस्तक का मूल्य 7x। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि जो 5 पुस्तक का मूल्य है वो बराबर है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम, यानी 7 पुस्तकों के मूल्य में से 14 घटा देंगे तो 5 पुस्तकों का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रश्नानुसार 7x माइनस 5x इक्वल टू 14। अब ये 7 में से 5 जाएगा 2x बराबर 14। x का मान निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अब एक पुस्तक का मूल्य पूछा हुआ था यहाँ पे ना, एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 7 रुपया। यही तो माने हुए थे कि माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 85। a + 1/a = 3 हो तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़ लिया है 2 ठो। यहाँ पे 2 पढ़ा था, इसका मान दिया है, इसका मान पूछा हुआ है ना, तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों पदों का। जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों पदों का स्क्वायर होगा तो a² a + b का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो a² हो गया है 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, केवल ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, और दूसरे साइड में 3 3 9। अब ये प्लस में इधर है 2 तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 2 जा 7 हो जाएगा। यही तो पूछा हुआ था, a² + 1/a² का मान आ जाएगा 7। यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 86। एक बगीचे में, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2025 पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो पिछली बार दिया था वहाँ पे हल नहीं दिया था, डायरेक्ट आंसर दिया था 45। यहाँ पे हल दिया हुआ है। माना प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या x है तो कुल पंक्तियों की संख्या x होगी। तो कुल पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या में पौधों की संख्या से गुणा करेंगे तभी तो आया हुआ है। यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 2025 यानी 2025, तो x में x का गुणा करेंगे तो 2025 आ जाएगा, और x² बराबर हो जाएगा 2025। अब x का मान निकालने के लिए स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ, कड़ी बन जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो यही हमने आपको वहाँ पे भी बताया था कि इसको वर्गमूल डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 20-25 का वर्गमूल हम वहाँ निकाले थे, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4 चौको 16, यहाँ 4 लिखते हैं। 16 में 20 में से 16 जाएगा 4, ये दोनों जो पेयर लगाए हैं तो 25 उतरेगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर ये 5 बार में इसमें जाएगा भाग, 5 × 25 के 5, 5 × 40 2 42, ये देखिए कट गया, यानी 45 आ गया वर्गमूल। यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87। एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है। इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य यह दिया हुआ है इतना, तो ये 10 पुस्तक का मूल्य निकालना होता तो 10 से गुणा ही तो करते। तो यहीं पे तो वही चीज़ है, लेकिन x के साथ दे दिया है, इतना पुस्तक का मान निकालना है तो इसमें गुणा कर देंगे सिंपली। तो गुणा करने के लिए एक पुस्तक का मूल्य इतना है तो इतना पुस्तक का मूल्य बराबर इसमें गुणा कर दिया। अब इसमें गुणा करने के लिए एक एक पद का चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। 2x का सबसे पहले इन सभी में गुणा करेंगे, तो 2x से करेंगे तो 2 × 5 = 10, और x में गुणा करेंगे तो 2 घात है तो 1 घात और बढ़ जाएगा 3 घात, यानी 10x³ हो जाएगा। दूसरे पद में करेंगे 2 × 2 = 4, x² हो जाएगा।
यहाँ पे आ गया 4x²। और फिर एक में करेंगे तो +2x हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अब करेंगे +5 का सभी पदों में इसमें गुणा चिन्ह के साथ। तो प्लस इसमें करेंगे, पहले वाले के पहले प्लस का चिन्ह है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, +25x²। और इसमें करेंगे तो 5 दूना 10x। तीसरे पद में करेंगे तो 5 × 1 = 5। अब देखिए जो समान पद है उसको जोड़ देंगे। ये 3 घात वाले एक ही है तो 10x³ इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे 4x² है, यहाँ 25x² है, तो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों को पहले प्लस है। 25 और 4 29x² हो जाएगा। यहाँ 2x है और यहाँ 10x है, तो 10 और 2 मिल के 12x हो जाएगा। और यहाँ केवल 5 है तो 5 लिख लेंगे प्लस के साथ। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 88, -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो एक समदूरस्थ आ जाएगा। जब एक समदूरस्थ जो आएगा उसमें फिर से पहले वाले के साथ और अंतिम वाले के साथ फिर से उसको जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक 3/38 आया तो 3/38 और फिर जो लास्ट वाला है इसके साथ जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे तो एक दूसरा समदूरस्थ भी आ जाएगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे 1/2 किया है, यानी 2 से भाग ही तो दिया है इसको, और जो 2 करें या फिर शुरू में ही 1/2 करें, बात एक ही है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है और 2 से भाग दिया, 3 को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 दूना 4, 2 से गुणा करेंगे -2 क्योंकि इसके पहले माइनस दिया हुआ है। 4 × 1 = 4 और 1 बचे 5, तो यहाँ पे ऊपर आ गया +5 - 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3/8 आ गया। अब 3/8 कैसे आ गया, यहाँ तो 4 था, इसके पहले 1/2 भी तो था, तो 2 से गुणा हो गया नीचे, 3/8 आ गया। अब 3/8 और 5/4 को ले लेंगे अंतिम वाले को, इसमें भी 1/2 से गुणा कर देंगे और 2 से या फिर भाग देंगे, नहीं तो 1/2 से गुणा। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 8, 8 × 8 और 3 धन 8, 4 दूना 8 और 2 बचे 10, यानी 10 3 13, 13 नीचे इन 2 में जब गुणा होगा 8 का तो ये 16 हो जाएगा। तो 13/16 ये समदूरस्थ जो संख्याएँ आ जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 89, a पे 5b माइनस ab पे 5 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड निकालना है। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए ab कॉमन है, तो ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। दाहिने साइड में दिया है a पे 5b माइनस ab पे 5, इन दोनों में ab कॉमन हो जाएगा तो a पे 4 बच जाएगा, क्योंकि a 5 घात है तो एक घात निकल जाएगा तो 4 घात, अब b तो निकल ही गया। और फिर इधर भी a निकल जाएगा, b पे 5 घात है तो 1 निकलेगा तो 4 घात बचेगा, b पे 4 घात। अब a भी है, इसको लिख सकते हैं a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, और ये b² का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया a² - b², तो a² - b² बराबर फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। उस हिसाब से ये हो जाएगा, नीचे ab लिखेंगे और एक ब्रैकेट में a² - b², क्योंकि a के जगह पे a² था, b की जगह पे b² था, दूसरे ब्रैकेट में a² + b²। अब ये एक फार्मूला ही है, वही चीज़ है, फिर से फार्मूला में बदल गया, a² - b², तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा ab तो पहले इसीलिए हम लोग कॉमन। अब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, और ये a² + b², यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। यही देखिए लास्ट में आया हुआ है यहाँ पे आंसर, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 90, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसका लंबाई चौड़ाई निकालना है और लंबाई चौड़ाई में संबंध दिया हुआ है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो मान लीजिए कि आयताकार मैदान का परिमाप तो दिया हुआ है 190 मीटर, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई दिया हुआ है ना कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो चौड़ाई x माने ही है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 3/2 x मीटर, 3/2 गुणे x हो जाएगा। और परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई 2 चौड़ाई पर, परिमाप 190 है और 2 ब्रैकेट में लंबाई 3/2x और x चौड़ाई x। अब इन दोनों को जोड़े, कुछ स्टेप्स यहाँ गायब किया है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 190 बराबर 2 ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 × 2 3x प्लस ये x/1 होगा, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में और 2 से x में गुणा करेंगे 2x।
तब 190 बराबर हो जाएगा 2, 3 दूनी 5x बटे 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए ये आ जाएगा, ये 5x के साथ गुणा में है, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर 190 बटे 5। तो 5 तिहाई 15, 4 बचा, 4 0 40, 5 बटे 40 यानी 38 आ गया। x का मान आ गया 38। अब x किसको माना गया था? चौड़ाई को, यहाँ पे चौड़ाई को माने हैं, यानी चौड़ाई का मान आ गया 38। अब लंबाई की मान भी निकालना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर 3 बटे 2 x। तो x का मान है 38, 3 बटे 2 गुणे 38, 2 एकम में 2, 2 से कटेगा 2 एकम में 2, 18 दूनी 18, 19 19 तिया 57, यानी लंबाई आ जाएगा 57 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर, यहाँ लिखा हुआ भी है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 91। 8x प्लस 21 बटे 4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए। यहाँ पे हल दिया है, इसको केवल जो x वाला है एक तरफ कर लीजिए, अब इसको एक तरफ कर दीजिए, तो ये 3x है, दूसरी तरफ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पक्षांतर होकर इधर आया है, और इसको ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 6 के साथ माइनस में ये घट गया है। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जब 5x इक्वल टू ये इसको 6 बटे 1 लिख सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, और 1 चौको 4, 4 छके 24, और ये 4 से जब भाग देंगे 4 में इसके हर में, एक बार में 21 एकम 21 माइनस 21। अब नीचे जब एलसीएम बराबर है 4, तो 24 में से 21 या 3, 3 बटे 4 आ जाएगा, यानी 5x इक्वल टू 3 बटे 4। अब x का मान निकालने के लिए 5 गुणा हुआ है x के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी 3 बटे 4 गुणे 5, तो 5 को 20 होता है, तो 3 बटे 20 आ जाएगा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92। हल कीजिए, इसको भी दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हल करना है, तो इसका हल दिया हुआ है नीचे, देखते हैं। समीकरण ए में x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी अब समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालेंगे। समीकरण 1 में से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2y, ये आ जाएगा x का मान, यहाँ पे निकाला है देखिए, x बराबर 7 माइनस 2y। अब इसको समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस वाई, यहीं पे तो लिखा है यहाँ समीकरण 2, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण 2 है। x का मान रखना है, x का मान है 7x माइनस 2y, तो रखेंगे यहाँ पे 2 7 माइनस 2y। अब इसको जब गुणा करेंगे ना तो सब मान y में आ जाएगा, y का मान निकाल लेंगे तो वो 1 का मान निकल जाएगा, तो उसका किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरा मान भी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 माइनस 2 दूना 4y, अब प्लस वाई इक्वल टू 5। अब माइनस में है 4y, यहाँ प्लस में है, तो 4 में से 1 या 3 माइनस 3y, और इसको जो माइनस 3y आ गया दूसरे साइड भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, इस प्लस को प्लस में इधर भेज दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 14 माइनस 5, इधर 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, तो 3 दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, तो 3y, तो 14 में से 5 जा 9 होगा बराबर 3y, तो y का मान आ जाएगा 3 3 का 9, 3 से भाग देंगे तो 3 3 का y का मान आ गया 3। अब यहाँ y का मान तो 3 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए, तो माना हम लोग एक ही में रख देते हैं, जो समीकरण 1 दिया हुआ है उसी में रख देते हैं, y बराबर 3, तो यहाँ पे x धन 2, y का मान 3 रखेंगे तो गुणे 3 हो जाएगा बटे बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, इधर प्लस में है दूसरे साइड माइनस में हो जाएगा 7 माइनस 6, तो x बराबर 1, यानी x का मान आ गया 1 और y का मान 3। यहाँ पे भी सही आया, देखिए y बराबर 3 x बराबर 1, यही सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप एक ही क्लास में देखिए, पूरा यहाँ अति लघुत्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।